हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसके क्वेश्चन शुरू करें। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, फ्रिक्शन ऑपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच डैश का विरोध करता है। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जो घर्षण होता है, जब भी दो वस्तुओं को आपस में कांटेक्ट में रखा जाता है, मूव कराया जाता है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, किस चीज का अपोज करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, फ्रिक्शन जब भी दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में और सापेक्षिक गति में होती हैं तो लगता है। ठीक है, मान लीजिए एक वस्तु है, उसकी जो ये सतह है ये दूसरी वस्तु के साथ इस तरीके से जुड़ी है। अब ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूव क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मोशन के टाइम पर यानी गति के टाइम पे लगता है, और जिस दिशा में वस्तु गति कर रही होती है उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पे आएगा ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन, यानी सापेक्ष गति जो होती है उसका विरोध करता है, उसके विपरीत कार्य करता है, तब आपका फ्रिक्शन यानी घर्षण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे घर्षण की बात की जा रही है, घर्षण यानी फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है? जैसे कि आपने पढ़ा है कि जब भी हम फ्रिक्शन यानी घर्षण की बात करते हैं तो घर्षण किसके ऊपर निर्भर करता है कि जो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में है उनका नेचर कैसा है। ठीक है, सतह कैसी है, खुरदुरी है, स्मूथ है, ठीक है, चिकनी है, कैसी। ठीक है, आपने ये देखा था कि जो खुरदुरी सतह होती है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, जिस कारण कुछ दूरी चलने के बाद वस्तु रुक जाती है। इसी तरीके से जब हम स्मूथ सरफेस या चिकनी सतह की बात करते हैं तो हमने ये देखा था कि उस केस में जो है फ्रिक्शन कम लगता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, वो पृष्ठों की सतह पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है वो है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। तो घर्षण पृष्ठों के किस पर निर्भर करता है? प्रकृति यानी नेचर पर, कि वो खुरदुरा है या चिकना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा प्रकृति। ठीक है, स्मूथनेस, या फिर आप नेचर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर नोट करें। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। अगला स्टेटमेंट है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। घर्षण से डैश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि घर्षण से क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो घर्षण से जैसे कि आप जानते हैं हीट उत्पन्न होती है। आपने देखा है कि जब भी सर्दियों में आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ते हैं। जब आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल लगता है, और इस घर्षण बल के कारण यहाँ पे हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस कारण आपको अपनी हथेलियां गर्म महसूस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी फ्रिक्शन लगता है तो वहां पर हीट उत्पन्न यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला स्टेटमेंट है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि जब भी आप जो है कैरम में गेम खेल रहे होते हैं
तो कई बार आप क्या करते हैं, सबसे पहले पाउडर उस पर छिड़कते हैं। पाउडर क्यों छिड़का जाता है? आपने देखा होगा कि जो पाउडर होता है उसे अगर आप हाथों में लो, उसे छुओ, तो आपको वो बहुत ही चिकना या जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा महसूस होता है। ठीक है, अब जब इस पाउडर को जो है कैरम बोर्ड पे छिड़का जाता है, तो पाउडर क्या होता है, जो आपके कैरम बोर्ड में जो भी आपके छेद हैं या कुछ वैसी जगह है वहां पे भर जाता है। भरने के कारण वो खुरदुरापन कम कर देता है, जिस कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पाउडर को कैरम बोर्ड में क्यों छिड़का जाता है, ताकि घर्षण को कम किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर रिड्यूस यानी कम। तो आप लिखेंगे द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। तो ये आपका डी स्टेट। नेक्स्ट आपके अगले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। पूछा गया है कि जो सर्पी घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। अब जब हम जो है बात कर रहे थे सर्पी घर्षण की, तो सर्पी घर्षण कब लगता है? जब भी वस्तु मूव कर रही होती है, गति कर रही होती है, तो सर्पी घर्षण लगता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण कब लगता है? जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है या रुकी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा है कि जो रुकी हुई वस्तु होती है उसको मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अब जब आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे, बल लगा रहे हैं, ठीक है, मूव करा रहे हैं, उसके विपरीत एक बल लगता है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, और वो फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता है, जिस कारण आपकी वस्तु गतिमान नहीं हो पाती। इसलिए जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ज्यादा होता है, क्योंकि वो रुकी हुई वस्तु में लगता है। अगर हम सर्पी घर्षण की बात करें तो सर्पी घर्षण कब लगता है? जब वस्तु गतिमान है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जब भी कोई वस्तु गतिमान होती है उसे गति में रखना इजी होता है। ठीक है, तो यानी जो आपका सर्पी घर्षण है वो आपका कम होता है, किसके कंपैरिजन में? स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको ज्यादा जो है फोर्स या बल लगाना पड़ता है वस्तु को मूव कराने के लिए, गति कराने के लिए। वहीं स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको कम जो है बल लगाना पड़ता है गति कराने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो लेस यानी कम आएगा। तो आप लिखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in decreasing order. क्या कहा गया है? 4 बच्चों को कहा गया कि आपको बल को रोलिंग यानी लौटने, स्टैटिक यानी स्थैतिक और स्लाइडिंग यानी जो आपका सर्पी घर्षण है, इसमें आपको इसे अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले जो है सबसे ज्यादा जो आपका बल लगता है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो। इनका अरेंजमेंट नीचे दिया गया है। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो सही अरेंजमेंट को आपको चूज करना है, चुनाव करना है। 4 बच्चों को लौटने, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई सही व्यवस्था का चयन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प निकालना है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है घर्षण को अरेंज करना है। ए जो पार्ट है या ए जो विकल्प है उसमें है रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग यानी लौटने, स्थैतिक और सर्पी। बी में है रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, लौटने, सर्पी, स्थैतिक। सी है स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्थैतिक, सर्पी, लौटने। और डी है स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग यानी सर्पी, स्थैतिक, लौटने।
आपसे पूछा गया है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में इसे जो है रखना। अब हमने जो 3 प्रकार के घर्षण पढ़े थे वो थे आपके स्टैटिक यानी स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण की अगर हम बात करें तो स्थैतिक घर्षण जो होता है वो कब लगता है, जब वस्तु रुकी हुई होती है और वस्तु को मूव या गति कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल लगाना, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब वस्तु गतिमान होती है। गतिमान वस्तु को गति में रखने के लिए हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमें फोर्स लगाना पड़ता है और ये फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि गतिमान वस्तु को गतिमान रखना काफी आसान है। रोलिंग फ्रिक्शन या लोटनी घर्षण उन वस्तुओं पे लगता है जो रोल करती है, जैसे पहिए। और आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक जो है बक्सा है या एक आपके पास अटैची है, ठीक है, या सूटकेस है जिसपे नीचे पहिए नहीं लगे हैं, उसे आप धक्का देके खिसकाते हैं और जो दूसरा जो है आपकी जो आपकी क्या है सूटकेस है उसमें पहिए लगे हैं, तो उसे आप धक्का देते हैं, तो आपने देखा होगा कि जिसपे पहिए लगे होते हैं वो वाला सूटकेस ले जाना काफी आसान होता है ऐसे सूटकेस से जिसपे पहिए नहीं लगे। यानी रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें, रोलिंग फ्रिक्शन आपका कम होता है जिस कारण कम बल में भी आपकी वस्तु गतिमान हो जाती है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है, फिर स्लाइडिंग होता है और फिर रोलिंग। तो आपका आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो सी होगा, यानी ग, यानी स्टैटिक, सर्पी, लोटनी, यानी सी स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है Alida runs her toy car on a dry marble floor. Wet marble floor, newspaper and tar spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be. आलिदा अपने खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम हो। यानी क्या कहा गया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो अलीदा है वो क्या करती है, अपने खिलौनों को चलाती है। और खिलौने किस प्रकार से चलाती है, वो जो है अपने टॉय कार को मार्बल के जो संगमरमर का जो फर्श है उस पर चलाती है, गीले मार्बल के फर्श पे चलाती है, न्यूज़पेपर यानी अखबार पर चलाती है, टावल पे चलाती है। तो आपको बताना है या घटते, आपको जो है बढ़ते क्रम में बताना है कि किसमें जो है फ्रिक्शन ज्यादा लगे। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की बात की जाए तो आप जानते हैं जो फ्रिक्शन या घर्षण होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रकृति। किसकी प्रकृति, सतह की प्रकृति। सतह की वह प्रकृति जो कि कांटेक्ट में है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टावल की सतह खुरदुरी होती है, सबसे ज्यादा खुरदुरी टावल की सतह होगी, अनइवन होगी, जिस कारण यहाँ पे फ्रिक्शन बल काफी अधिक लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर जो है टावल से थोड़ा कम इसमें घर्षण होता है, लेकिन मार्बल के या संगमरमर के जो फर्श है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा इस टावल है, फिर आपका थोड़ा कम न्यूज़पेपर है, फिर इससे थोड़ा कम आपका ड्राई मार्बल फ्लोर, क्योंकि पानी से क्या होता है, पानी से सतह और ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो फिर आपका ड्राई मार्बल फ्लोर होगा, सबसे कम वेट मार्बल फ्लोर। अब यहाँ पे आपसे जो है बढ़ते क्रम में पूछा है, तो सबसे पहले आएगा आपका वेट मार्बल फ्लोर, इसमें घर्षण सबसे कम होगा, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर न्यूज़पेपर और फिर टावल, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा, ठीक है,
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके अनुसार आपको यहाँ पे आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। फिर है न्यूज़पेपर, टॉवल, ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर। समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श, ठीक है। फिर है टॉवल, न्यूज़पेपर, ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श, और लास्ट है वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, टाल और न्यूज़पेपर। संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया और समाचार पत्र। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले आपका वेट मार्बल फ्लोर आएगा, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर आएगा, फिर न्यूज़पेपर और फिर टॉवल। यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए या का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। सपोज योर राइटिंग डेस्क इज tilted a little। क्या कहा गया है कि जो आपका राइटिंग डेस्क है वो थोड़ा सा तिरछा है। A book kept on it slides start sliding now। और एक किताब इसके ऊपर रखी गई है और वो स्लाइड हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी आपको बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल किस तरफ लगेगा। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपका टेबल था, आपने टेबल इस तरीके से रखा हुआ, ये टेबल है और इसके ऊपर आपने यहाँ पे किताब रखी, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल है मान लीजिए, यहाँ पे किताब है। अब किताब क्या होगी, नीचे की ओर खिसकेगी। अब आपको पता है कि जिस तरफ मोशन होता है, गति होता है, उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, घर्षण बल लगेगा। यानी इस दिशा में आपका घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो आपको बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, जिस दिशा में बुक मूव करेगी, गति करेगी, उसके विपरीत दिशा, ठीक है। यानी ऊपर की, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि घर्षण बल ऊपर की ओर या ऊपर की तरफ लगेगा। आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड। यानी घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। दैट इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द दैट ऑफ स्लाइडिंग बुक। यानी जिस तरफ बुक स्लाइड करेगी उसके विपरीत दिशा। जैसे ही हम डेस्क को झुकाएंगे, एक नेट डाउनवर्ड बल अभिनय करेगा और इसलिए पुस्तक नीचे की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। और हम पहले से ही जानते हैं कि घर्षण बल हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसलिए यह गति के विपरीत ऊपर की दिशा में कार्य करेगा। घर्षण बल हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करेगा, इसलिए घर्षण बल ऊपर की दिशा में लगेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। क्या कहा गया है कि मान लीजिए दुर्घटनावश आप क्या करते हैं, साबुन के पानी को संगमरमर यानी मार्बल के फर्श पर गिरा देते हैं। वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? वाई? कहा गया है कि इस गीले फर्श पर आपके चलना आसान होगा या कठिन होगा, आपको बताना, ठीक है। तो क्या किया गया है, जो आपका मार्बल का फर्श है उस पर साबुन का पानी गिरा दिया गया।
तो जैसे कि आप जानते हैं कि साबुन का जो पानी होगा वो क्या करेगा, वो मार्बल के फर्श में एक स्मूथ या चिकनी सतह बनाए, चिकनी सतह बनाएगा, यानी चिकनी सतह में क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो जब आप वहां पे चलेंगे या उस फर्श पर चलेंगे तो घर्षण कम हो जाएगा, जिस कारण आपको चलना थोड़ा डिफिकल्ट महसूस हो। क्यों? क्योंकि ग्रिप नहीं बनेगी। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी मार्बल के फर्श पर गलती से जो है साबुन का पानी गिरा देते हैं तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिस कारण आप फिसल सकते हैं। अब हम आंसर की ओर चलते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? द लेयर ऑफ सोप मेक्स द फ्लोर स्मूथ ड्यू टू विच फ्रिक्शन रिड्यूस। क्या कहा गया है कि जो साबुन के पानी की लेयर है वो जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसका फ्रिक्शन कम कर देते हैं। दिस मेक्स द फ्लोर स्लिपरी एंड द फुट कैन नॉट बी अ प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर। इससे क्या होता है, जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो स्लिपरी हो जाता है और जो है पैरों की ग्रिप नहीं बन पाती। Therefore it is difficult to walk on a soapy floor। इसलिए जो सोपी फ्लोर होता है, साबुन वाला पानी जिस ऐसे फर्श पे गिरा होता है, वहां पे चलना डिफिकल्ट हो जाता है। We may slip on the floor। हम फर्श पर स्लिप हो सकते हैं, फिसल सकते हैं। यदि साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तब इस गीले फर्श पर चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि गीले फर्श और पैरों के बीच लगने वाला घर्षण कम हो जाएगा और हम फिसल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है फ्रिक्शन, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।